जय हिंद दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का मेंस करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो इस वर्ष का मेंस देने जा रहे हैं। अगर आप 2024 का मेंस परीक्षा देने जा रहे हो तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। प्लस इसके साथ साथ अगर आप 2025 के मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सीरीज फॉलो करनी ही चाहिए। अब देखिए, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। जो लोग इस बार मेंस देने जा रहे हो, मैं मान करके चल रहा हूं कि आपका पूरा एफर्ट, आपका पूरा टाइम जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करने में ही चला जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स का, वो एरिया छूट जा रहा है। इस टॉपिक को कैसे तैयार किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, प्लस इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे अपने आंसर में हम लोग करना है, इन सारी बातों को शामिल करते हुए इस सीरीज को हम स्टार्ट किए। ध्यान रखिएगा, आपको ये सीरीज शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर फॉलो करनी है। अब देखो भाई, आज की इस क्लास के अंतर्गत जिन 5 टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 5 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक क्या है? काशी तमिल संगम 3.0। ध्यान रखना, अगर आप मेंस के सिलेबस को देखते हो तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस में आपका आर्ट एंड कल्चर शामिल किया गया है। संभवतः जीएस पेपर 1 के अंतर्गत इस टॉपिक से प्रश्न बन करके आ सकता है। मानिए अगर इस टॉपिक पर यहां से प्रश्न नहीं आया तो जीएस पेपर 5, जो कि यूपी स्पेशल का एक पेपर है और जहां पर यूपी के आर्ट एंड कल्चर की बात की जाती है, हो सकता हो इस टॉपिक से यहां पर प्रश्न आ जाए। अगर मानिए इस टॉपिक पर नहीं प्रश्न आया तो हो सकता हो कि यूपी में टूरिज्म, यूपी में पर्यटन, आपका पेपर 5 का एक टॉपिक है, हो सकता हो वहां पर प्रश्न बन करके आ जाए। और अगर यहां पर भी प्रश्न नहीं आया तो हो सकता है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जब हम नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, तो हो सकता हो कि आपसे राष्ट्रीय एकीकरण, क्षेत्रवाद, इन सब टॉपिक पर प्रश्न पूछे। और जब आपसे इन टॉपिक पर प्रश्न पूछेगा तो एग्जाम्पल के तौर पर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तौर पर आप काशी तमिल संगम जैसे इनिशिएटिव को कोट कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। तो एक टॉपिक के तौर पर तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही है। प्लस इसके अलावा अगर हम बहुत सारे अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी देखें जो कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, भाई रीजनलिज्म पे प्रश्न पूछता ही पूछता है, टूरिज्म पे प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो उन सभी पॉइंट्स में आप इस बिंदु को शामिल कर सकते हो। ये होती है स्मार्ट अप्रोच। हम एक टॉपिक को तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस हम बाकी टॉपिक के संदर्भ में भी इसका कैसे एप्लीकेशन किया जाए उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखो भाई, इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है महर्षि अगस्त के संदर्भ में। कई बार जीएस पेपर 1 में ले लो, जीएस पेपर 4 के अंतर्गत ले लो, किसी महापुरुष के संदर्भ में कुछ ना कुछ प्रश्न आ ही जाता है कि भाई आप इन महापुरुष का क्या योगदान मानते हैं। ठीक है, भारत के प्राचीन इतिहास में महर्षि अगस्त की भूमिका का वर्णन करें। ऐसे प्रश्न मानिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो क्या लिखा जाएगा, इस बात को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और महर्षि अगस्त चूंकि न्यूज में थे, मैं ऐसा नहीं किसी भी सभी महापुरुषों को डिस्कस करने आ गया, नहीं, ये टॉपिक न्यूज में था इसलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये तो साइंस एंड टेक का भी पोर्शन बन जाता है, प्लस उसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी टॉपिक शामिल हो जाता है, तो उसको हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत यहाँ पर समझेंगे। चौथा टॉपिक है टेली मेडिसिन। ऑब्वियसली फिर से ये टॉपिक आपका साइंस टेक का हो गया, जीएस पेपर 3 का हो गया, या फिर अब भारत में स्वास्थ्य, भारत में हेल्थ सेक्टर की बात करते हो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, तो ये वहां पर भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा टॉपिक आप लोगों का रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स साइंस एंड टेक का फिर से एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास का एक समरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट हम लोग को याद करने हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, इन टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, पहले प्रश्न के नेचर को भी समझिए। एक बार हम लोग प्रश्न के नेचर को समझते हैं और उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आप प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उस पूरे टॉपिक को कवर करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? पहला प्रश्न मैंने जो फ्रेम किया है, मैंने आप लोगों को, ध्यान रखना, जो भी लोग इस बार 2024 का मेंस देने जा रहे हो उनके लिए हमने एक फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कराया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को ये तीनों दिए थे, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था और उसी संदर्भ में आज के इस क्लास में हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 2024 का मेंस देने जा रहे हो तो जो हमारा ये फ्री इनिशिएटिव है उससे जरूर जुड़ जाइए। इसके लिए स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर आपको बस कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, देखो भाई, प्रश्न क्या है? The Kashi Tamil Sangam initiative aims to strengthen the cultural, historical, and the civilization ties between North and the South India. Discuss the significance of this initiative in promoting national integration
एंड प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। काशी तमिल संगम पहल का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना है। कई बार यूपीपीएससी मेंस में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और उस स्टेटमेंट के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न, ये स्टेटमेंट नहीं था, प्रश्न इसके बाद स्टार्ट होता है क्या, कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में इस पहल के महत्व पर चर्चा करें। प्रश्न बहुत सिंपल सा, प्रश्न क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में काशी तमिल संगम का क्या महत्व है। ठीक है, लेकिन इससे पहले उसने क्या किया, उससे पहले उसने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि जनरली एस्पिरेंट इस स्टेटमेंट को देकर के डर जाते हैं। देखो भाई, एक बात समझना, प्रीलिम्स के पेपर में जिस प्रकार से पैटर्न को चेंज किया गया है, ये बात संभव है कि मेंस में भी सेम चीज आप लोगों को देखने को मिले। हो सकता हो कि यूपीएससी लेवल के मेंस के क्वेश्चंस बस शामिल किए जाए, इसलिए ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम लोग आज के इस टॉपिक को कवर करते हैं, फिर समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम काशी तमिल संगम की बात करें तो ये जो आयोजन है ये भारत की सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है। ध्यान रखिएगा, काशी और तमिलनाडु के बीच किस प्रकार के भावनात्मक और किस प्रकार के रचनात्मक बंधन है। ठीक है, जैसे कि किस प्रकार के भावनात्मक और रचनात्मक बंधन की बात की जा रही है, तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत, यही तो नॉर्थ और साउथ का संबंध है। ठीक है, कल्चरल संबंध है, ठीक है, हिस्टोरिकल संबंध और सिविलाइजेशन टाइज है। ठीक है, इन्हीं संदर्भों में ये भारत के सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है। केटीएस 3.0 एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप सब जब मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तो इस बात को कोट करते हो कहां पर, मानिए आपसे प्रश्न क्षेत्रवाद के संदर्भ में पूछ दिया गया, रीजनलिज्म पर, मानिए आपसे प्रश्न संप्रदायवाद के संदर्भ में पूछ दिया गया। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अगर इन संदर्भों में प्रश्न पूछता है तो आप जब एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कोड करते हो तब बताते हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो केटीएस 3.0 काशी तमिल संगम 3.0 जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखना, इस बार ये जो 3.0 संस्करण था इसका, इससे पहले 2 बार ये हो चुका है, अभी तीसरी बार काशी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका विशेष महत्व इसलिए है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात यह पहला सम्मेलन है। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो जो प्रतिनिधि साउथ से काशी में आ रहे हैं, वाराणसी में आ रहे हैं, वो काशी, कुंभ और अयोध्या, महाकुंभ भी था इस बार। ठीक है, तो काशी, कुंभ और अयोध्या तीनों की महानता का अनुभव करेंगे। उन्होंने किया, मतलब वो लोग जब आए थे तो उन्होंने काशी, महाकुंभ और अयोध्या, अयोध्या में पहली बार राम मंदिर के बाद ये आयोजन किया गया था, तो एक बहुत बड़ा ये अवसर था। ठीक है, जो इस बार का जो ये केटीएस 3.0 था, इसके जो सब्जेक्ट थे, इसकी जो थीम थी, वो थीम फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। फॉरेस्ट क्या है भाई, सेंट ट्रेडिशन, भारत की संत परंपरा, साइंटिस्ट, भारत के वैज्ञानिक, सोशल रिफॉर्मर और स्टूडेंट, ये 4S पर आधारित केटीएस 3.0 का जो थीम था उसके आधार पर हमने इस इनिशिएटिव का आयोजन किया था। और ये इस बार इंपॉर्टेंट इस वजह से था कि इस बार उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भी था, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के पश्चात पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसके साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो काशी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनके माध्यम से हमने इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इस पूरे थीम की जो प्रेरणा है वो कहां से लिया गया है, महर्षि अगस्त से लिया गया है। इसीलिए महर्षि अगस्त को एक टॉपिक के तौर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, माना जाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत में, नॉर्थ और साउथ इंडिया के मध्य सेतु का काम करने वाले ये एक बहुत ही फेमस ऋषि थे। ठीक है, इनकी बहुत सारी भूमिकाएं, भूमिकाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग समझो काशी तमिल संगम है क्या, बातें क्लियर हुआ। काशी तमिल संगम का सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे अगर क्षेत्रवाद पर, संप्रदायवाद पर या फिर भारत के एकीकरण, इंटीग्रेशन पर प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे इनिशिएटिव को कोट करना है। प्लस अगर भारत में पर्यटन की बात भी करता है तो आप बता सकते हो कि काशी तमिल संगम के माध्यम से हम भारत में क्या कर सकते हैं, ऐसे इनिशिएटिव के माध्यम से जो भारत में इंटरनल टूरिज्म है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टूरिज्म है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नॉर्थ और साउथ में जो कई बार आपको एक बंटवारा टाइप का देखने को मिलता है,
चाहे वो हिंदी भाषा को लेकर के हो, चाहे किसी अन्य मुद्दों को लेकर के हो, उस बंटवारे को अगर दूर करना, उस समस्याओं को अगर दूर करना है, तो काशी तमिल संगम जैसे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव है, ये अपने में बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 एस पर आधारित इसका थीम है, सेंट ट्रेडिशन, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने इसी संदर्भ में कुछ और इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव उनका क्या है भाई, कि ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है केटीएस 3.0, ये नेशनल एजुकेशन प्लान 2020, ये भारतीय ज्ञान प्रणालियों की संपदा को ज्ञान की आधुनिक प्रणालियों, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि जो वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है, जो कि हमारे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शामिल एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो केंद्र सरकार काशी तमिल संगम 3.0 के माध्यम से भारतीय जो ज्ञान संपदा है उसको आधुनिक नॉलेज के साथ मर्ज करने पर फोकस कर रही है। उसके लिए हम कर क्या रहे, ध्यान रखिएगा, तो प्राचीन ग्रंथों को हमने डिजिटल बनाने और रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना किया। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की हमने स्थापना की। इसके साथ साथ भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकों का 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और छात्रों को एक डिजिटल महाकुंभ का निर्माण किया जाएगा यहाँ। ठीक है, सो दैट कि छात्र भारत में कहीं पर भी हो, उसको वो उन सारी बुकों को अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इस पहले के जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी, जो कार्यान्वयन निकायां थी, वो आईआईटी मद्रास थी तमिल की तरफ से, और उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर भारत की तरफ से बीएचयू यहाँ पर था। तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। इस इनिशिएटिव में लगभग इस बार 200 स्टूडेंट भी आए थे। आपने देखा भी यहाँ पर 4S की थीम थी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इस टॉपिक का कैसे अपने आंसर राइटिंग में यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे प्रश्न पूछ दिया भाई, ये काशी तमिल संगम का प्राचीन महत्व क्या है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन संबंध 15वीं शताब्दी 15 सेंचुरी से चला आ रहा है, जब मदुरै के आसपास के क्षेत्र के शासक राजा पराक्रम पांड्या अपने मंदिर के लिए शिवलिंग लाने के लिए काशी आए थे। लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी करने का प्रयास किया दोबारा से, ठीक है, तो शिवलिंग आगे ले जाने के लिए मतलब हो ही नहीं, संभव ही नहीं हो पाया। जिस गाय के माध्यम से उसको लेकर के जा रहे थे, वो शिवलिंग आगे ले ही नहीं गई। तो पराक्रम पांडे जो राजा साहब थे, उन्होंने समझा यार कि ये भगवान की इच्छा है। हो सकता है कि बहुत सारे कारण अन्य भी रहा, लेकिन उन्होंने माना कि नहीं, भगवान की इच्छा है, इसलिए शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। कहां पर स्थापित किया, तो वह स्थान तमिलनाडु में शिव काशी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कुछ बातें क्लिक कर रही हो, सर ये शिव काशी नाम तो पहले भी हमने सुना हुआ है। भारत में पटाखा इंडस्ट्री, ठीक है, फायर क्रैकर की जो इंडस्ट्री है, उसका सबसे बड़ा सेंटर क्या है, शिवकाशी है। ठीक है, एक जस्ट जनरल फैक्ट था जो कि इसके अलग था, मैंने आपको यहाँ पर लिंक कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो इसी शिवकाशी में, तमिलनाडु के शिवकाशी में राजा पराक्रम पांड्या के द्वारा उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो भक्त काशी नहीं जा पाते हैं, उनके लिए पांड्यों ने दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी की तर्ज पर तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर भी इसका निर्माण कराया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे काशी तमिल संगम पर प्रश्न पूछे, आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है कि काशी और तमिलनाडु के बीच जो प्राचीनतम संबंध है, उसका जो प्रमाण हमको 15वीं शताब्दी में मिलता है। कब, तो मदुरै के राजा पराक्रम पांड्या, वो अपने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना चाह रहे थे, उसके लिए वो काशी आए थे, क्या करने के लिए, शिवलिंग ले जाने के लिए। बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी से सब लोग शिवलिंग ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो शिवलिंग लेने के लिए यहाँ पर आए थे। शिवलिंग लेकर के जब जा रहे थे, तो बीच में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जहां पर रुकते हैं उसके आगे से उस शिवलिंग को ले ही नहीं जा पाते हैं, और वो जो स्थान था उसका नाम था शिवकाशी, और वहीं पर उन्होंने उस शिवलिंग को फिर से स्थापित कर दिया और फिर अपने घर चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात पांड्यों ने दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। तो ये काशी और तमिल के मध्य एक संबंध का, प्राचीनतम संबंध का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग कोट कर सकते हो। और जब भी काशी तमिल संगम जैसे इनिशिएटिव, महाकुंभ जैसे इनिशिएटिव पर प्रश्न पूछा जाए, तो आपको कंक्लूजन में सरकार का जो ये कोट है, सरकार का जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है, विकास भी विरासत भी, इस बात को आप लोग अपने आंसर में कोट कर सकते हो। ठीक है, कि विकास भी विरासत भी जैसे पहलों को हम इसी उद्देश्य चला रहे हैं, सो दैट कि हम भारत को एक आर्थिक
तौर पर मजबूत भी कर पाए, प्लस उसके साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको भी मजबूत कर पाए, उनको भी संरक्षित रख पाए, यही हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें आप लोग कंक्लूजन में दे करके अपने बात को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आप लोगों का टॉपिक है महर्षि अगस्त्य को लेकर के। ठीक है, अच्छा महर्षि अगस्त्य के संदर्भ में अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने इंग्लिश में जो कंटेंट दिया उसको मैंने बहुत ही बुलेट पॉइंट और सब हेडिंग देकर के चीजों को लिखा है। महर्षि अगस्त्य की भूमिका केवल वेदों और पुराणों में नहीं है, इसके अलावा इनकी भूमिका तमिल ग्रामर के संदर्भ में एक बहुत ही शानदार फिजिशियन के तौर पर है। मेडिकल इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, इनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। तो ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या, तो वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में इनको सप्तऋषि के तौर पर जाना जाता है। बहुत ही फेमस जो 7 ऋषि थे उन 7 ऋषियों में से एक ऋषि थे महर्षि अगस्त्य। ठीक है, वो तमिल भाषा और सिद्ध चिकित्सा का जनक माना जाता है इनको। ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा का भी और सिद्ध चिकित्सा का भी। ठीक है, इनको सिद्ध मेडिसिन का इनको जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। इनकी जो रचनाएं और इनकी जो रचनाएं हैं अगस्त्य संहिता और नाड़ी शास्त्र, ठीक है, ये सिद्ध चिकित्सा के लिए आधारभूत है। अगस्त्य संहिता में इन्होंने अपना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बताया। इन्होंने क्या बताया, बिजली उत्पादन कैसे किया सकता है, बैटरी निर्माण के संदर्भ में इनके पास जो भी पॉइंट थे उसको इन्होंने वहां पर उल्लेख किया है। ठीक है, तो अगस्त्य संहिता के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलते हैं किसके, बिजली उत्पादन और बैटरी निर्माण के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने जल को शुद्ध, ये जब ये आरओ चलता है ना उस प्रकार के सिस्टम को उस समय उन्होंने यहाँ पर बताया है, प्लस बहुत सारे चिकित्सा पद्धतियों का भी इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, आयुर्वेद में उनके योगदान के लिए उन्हें एक महान चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने प्रथम तमिल व्याकरण अगत्यम की रचना की तथा तमिल लिपि का भी प्रचलन किया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी महर्षि अगस्त्य जी की। भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी काम किया। जावा और सुमात्रा में इनको इसी कारण से सम्मान दिया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी यहाँ पर ये है। इनका उल्लेख रामायण में भी हमको देखने को मिलता है। इनका आश्रम गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने सोशल रिफॉर्म पर भी बहुत काम किया। ध्यान रखिएगा, वर्क टुवर्ड एलिमिनेटिंग कास्ट, जाति व्यवस्था, लिंग आधारित भेदभाव और धर्म आधारित जो भेदभाव है इसको इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ये इनका सोशल रिफॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने शिक्षा को सभी का राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन तो भी आया ना, शिक्षा का अधिकार। महर्षि अगस्त जी ने अपने आश्रम में उस समय एजुकेशन टू पीपुल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ठीक है, कि हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का प्रदान इन्होंने वहां पर किया था। ये है महर्षि अगस्त की भूमिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, मेडिकल इनोवेशन, ग्रेट फिजिशियन, तमिल ग्रामर और स्क्रिप्ट की भूमिका क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लेवल पर कैसा रहा। ठीक है, किस प्रकार से इनका रामायण कनेक्शन देखने को मिलता है, और प्लस सोशल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म के तौर पर इनके जो पॉइंट्स है उसको आप लोग कमेंट कर लो, याद कर लो। ठीक है, क्योंकि महर्षि अगस्त पर संभव है प्रश्न पूछ करके आ जाए, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर तैयार कर लोगे। ठीक है, अब देखो भाई, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में ये ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। कभी भी अगर आपसे इस टॉपिक पर प्रश्न पूछता है ये ग्राफ आप लोगों को बना करके आना है। ग्राफ क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। ग्राफ कहता है कि वर्ष 2023 में, ठीक है, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जो था वो $2.2 बिलियन का था, जो कि संभवतः वर्ष 2028 तक $8.6 बिलियन का हो जाएगा। क्या मतलब, किस प्रकार से भारत का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री डेवलप होने वाला है इसके संदर्भ में ये आंकड़ा बताता है। जब भी हम अपने आंसर राइटिंग करेंगे और आपके पास ऐसे आंकड़े हों तो आप उसको ग्राफ के तौर पर ही दिखाओ। ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करने से अच्छा ये होता है कि एग्जामिनर को भी चीजें सुंदर लगती है, आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और नंबर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एक ग्राफ बना करके रखना है पहली बात। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके संदर्भ में। क्या कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, वही पॉइंट है। 2023 में $2.2 बिलियन का था, जो कि 2028 तक $8.6 बिलियन तक का हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर तो प्रश्न आप लिखोगे क्या, एक तो ये फैक्ट हम लोग डालेंगे अपने आंसर में। ठीक है, ये फैक्ट डाल सकते हैं क्या कि भारत विश्व का सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट है। और उसके बाद जो हम लोग को लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यह उद्योग न केवल डिजिटल मनोरंजन का केंद्र बन चुका है, बल्कि केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं है। ऐसा मत समझो कि गेमिंग केवल बच्चे खेल करके खराब ही हो रहे हैं। इस क्षेत्र ने एम्प्लॉयमेंट सृजन पर भी काम किया, रोजगार में भी सृजन किया है,
निवेश का भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। हालांकि हालांकि ध्यान रखिएगा, अत्यधिक सख्त रेगुलेशन, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड लॉज हैं बहुत ही सख्त हैं। उच्च कर दरें, यहाँ पर जो टैक्स रेट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अस्पष्ट कानूनी स्थिति, ठीक है। अस्पष्ट कानूनी स्थिति इसलिए कि भाई अब आप में से बहुत सारे लोग वो आईपीएल में सट्टा खेलते होंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि यार वो सट्टा खेल रहे हैं, तो जुआ लगा रहे हैं। कोई कह सकता है कि नहीं सर हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको आप क्या मानोगे, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो अस्पष्ट कानूनी स्थिति इस उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो समझो, ये जो इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ आपने देखा, इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या शामिल है। भारत का प्रेजेंट टाइम का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट आपने एक बार बता दिया। फिर हमने बताया कि किस प्रकार से हम जो है आने वाले वर्षों में अपने इस मार्केट को बूस्ट करा सकते हैं। और इस मार्केट की खासियत ये है कि ये केवल डिजिटल मनोरंजन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार और निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि अब समस्या क्या है, आपने वो भी इंट्रोडक्शन में कोट कर दिया क्या। हालांकि अत्यधिक सख्त विनियमन, उच्च कर दरें और अस्पष्ट कानून के माध्यम से इस उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ये माना, ठीक है। और देखो और क्या कह सकते हैं हम लोग, आप चाहो तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। कैसा, ऑनलाइन गेमिंग से तात्पर्य इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलने से जो खिलाड़ियों को कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल और स्मार्टफोन के माध्यम से कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों के बीच वास्तविक समय में, रियल टाइम में कन्वर्सेशन, वार्तालाप और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। हेडशॉट, सब लोग अपने अपने घर से बैठ के हेडशॉट मार रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वे कहीं भी स्थित हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इस पर भी नंबर मिलते हैं, लेकिन ये जो पहला इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन माना जाता है। और एग्जामिनर को पढ़ करके भी लगता है कि हाँ यार स्टूडेंट को कुछ ना कुछ चीजें तो पता है, ठीक है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन पर आप लोगों को काम करना। अब देखो, मैंने कहा ना कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस पूरे ऑनलाइन गेमिंग को। एक कहते हैं हम लोग गेम ऑफ स्किल, मतलब कौशल का खेल। दूसरा कहते हैं गेम ऑफ चांस, मतलब बाई लक का खेल, ठीक है, चांस का खेल, भाग्य का खेल इसको कहा जाता है। गेम ऑफ स्किल जो होता है, जैसे कि कौशल आधारित खेल, जैसे मैं समझो ना, ऑनलाइन चेस भी तो खेला जा रहा है। ऑनलाइन चेस खेलो तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बेटा दिमाग वाला गेम। क्यों? क्योंकि ये स्किल आधारित गेम है, कौशल आधारित खेल है, ठीक है, जिसमें खिलाड़ी की स्ट्रेटजी और उसका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि गेम ऑफ चांस कैसे होते हैं, भाग्य पर आधारित खेल होते हैं, कि आप जुआ खेल रहे हो, आप प्रोबेबिलिटीज में एक बहुत प्रमुख कारण होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। तो गेम ऑफ चांस को जनरली जुए की स्टडी में शामिल किया जाता है, ठीक है। और जनरली गेम ऑफ चांस के जो गेम होते हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा होता है। जैसे भारत में बहुत सारे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा गया, ठीक है, तो उसको जनरली सट्टा खेलने वाला गेम मानते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये बात समझ गए। अब देखो, अब समझो कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ करने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। कुछ कारण मैं यहाँ पर आप लोग गिना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला कारण क्या है कि डिजिटल और मोबाइल क्रांति। 2025 तक भारत में लगभग 1.2 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे, और उसी टाइम तक भारत में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। अब इतने लोग ऑनलाइन हैं, अगर इतने लोग चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, ऑनलाइन गेमिंग का भी स्कोप है यहाँ पर, और मार्केट बहुत तेजी से बूस्ट करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, हमारे पास सबसे अधिक यूथ है पूरे भारत में। भारत की लगभग 50% आबादी क्या है, 25 वर्ष से कम उम्र की है। अब 25 वर्ष से कम उम्र के लोग ही तो गेमिंग में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है, गेमिंग का दायरा यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो कारण आपने देख लिया, डिजिटल और मोबाइल क्रांति। दूसरा आपने देख लिया युवा जनसंख्या। तीसरा देखो, स्थानीयकरण और नवाचार। स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन एंड इनोवेशन। जैसे कि जो गेमिंग कंपनियां हैं, वो इंडियन कंज्यूमर्स को भुनाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है, गेम्स बना रही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे देखो, अभी आपने ग्रुप देखा होगा, ग्रुप चैट जीपीटी की तरह सही है, एलन मस्क भैया का है, ठीक है। मस्क भैया ने ग्रुप बनाया है, ठीक है। ग्रुप ने पूरा विवाद खड़ा कर दिया आते ही। क्यों? एकदम आपकी भाषा में, ठीक है, मतलब जैसे को तैसा वाला रिप्लाई सबसे अच्छा यही कर रहा है। आप इसको जैसे बोलोगे, इतना प्यारे प्यारे शब्दों में बोलोगे, उतना प्यारे प्यारे शब्दों में आपको जवाब देगा, ठीक है। और आते इसने पूरा पूरा मार्केट में द्वंद खड़ा कर दिया, हर जगह विवाद खड़ा, ठीक है। तो अब कंपनियां क्या कर रही है ना, रीजनल लैंग्वेज में काम कर रही है, सो उनको पता है कि यहाँ पर कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जितनी कंपनियां, उन्होंने भी क्या किया है, क्षेत्रीय भाषाओं और फेस्टिवल थीम, जैसे कि दिवाली, होली, इन थीम पर आधारित गेमिंग सामग्री को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इस वजह से मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पर बूस्ट कर रहा है। तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर। वर्ष 2010 में
भारत में लगभग केवल 25 ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट कंपनियां थी, जो कि अब बढ़ करके लगभग 275 हो गई हैं। आपको पता होगा, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, ठीक है, सरकार भी कहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे नए बच्चे, जो हमारे नए छात्र हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग को डेवलप करे, खुद ही डेवलप करे, ठीक है। मतलब सरकार भी इस चीज को प्रमोट करने पर फोकस कर रही है, ठीक है। लेकिन जब सरकार के हाथ से बाहर चला जा रहा है तो सरकार बैन लगा दे रही है, रूल लगा दे रही है, टैक्स लगा दे रही है बहुत हैवी, ठीक है। तो ये क्या है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बूस्ट होने के कुछ प्रमुख कारण है। वो कारण आपने यहाँ पर देख लिया, बूस्ट होकर के होगा कितना वो आपने इस ग्राफ के थ्रू समझ लिया, ठीक है। अब ये आपके एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना भाई। देखो, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आपको बस यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपको इसके कुछ एथिकल जो कंसर्न है वो अपने आंसर में कोट करने हैं। एथिकल कंसर्न जैसे कि आपको पता होगा, ब्लू वेल नाम का एक गेम आया था, ठीक है, जो कि लोगों को सुसाइड करने, लोगों को मतलब बच्चों को सुसाइड करने के लिए मोटिवेट कर रहा। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, ब्लू वेल को बैन कर दिया गया था, ठीक है। अगर आप ब्लू वेल सर्च कर रहे थे उस टाइम पर, जो ये मानसिक सहायता कार्यक्रम है ना, उसका नंबर आप लोगों को सजेस्ट करता था, ठीक है। तो मतलब ब्लू वेल जैसे जो गेम है जो कि एथिकल कंसर्न को उत्पन्न करते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, इसको ध्यान में रखते हुए हमको इस इंडस्ट्री पर काम करना चाहिए। इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप अपने कंक्लूजन और पॉइंट में बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेलीमेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। टेलीमेडिसिन भी नहीं, मैं टेली सर्जरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम परफॉर्म टेली सर्जरीज ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। लगभग 300 किलोमीटर दूर बैठ करके एक डॉक्टर ने, ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर ने टेली सर्जरी किया। टेली सर्जरी मतलब क्या, टेलीमेडिसिन आपने पढ़ा होगा, जहां पर जाना संभव ना वहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में दूर से फोन पर, गूगल मीट पर और तमाम सोर्स के थ्रू बात करके, ठीक है, उनकी हेल्प करना, उसको हम टेलीमेडिसिन कहते हैं। इसी का एक सब पार्ट है टेली सर्जरी, कि दूर से बैठे कोई 300 किलोमीटर दूर बैठा डॉक्टर कहीं और पर बैठे बैठे इलाज कर दे रहा है, सर्जरी कर दे रहा है, सर्जरी कर दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सर्जरी में चीट फाड़ और प्रॉपर चीजें होती है, तो वो कर दे रहा है, कैसे समझिएगा। SSI मंत्रा इस नाम का एक रोबोट बनाया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। इसने क्या किया, अभी इसने 2 सफल ऑपरेशन कर दिए हैं, ठीक, जनवरी महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेली सर्जरी के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त हो गया, ठीक है, मतलब ठीक है। अब देखो इसका महत्व क्या है, आपने एग्जांपल समझ लिया। मैंने आपसे प्रश्न पूछ रहा है, 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न कि रोबोट्स का प्रयोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, अब बताओगे ना भाई कि हाँ ठीक है। हेल्थ सेक्टर में भी हम क्या कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन में इसका बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, हमने टेली सर्जरीज के माध्यम से किए। SSI मंत्र का हमने प्रयोग करके भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से 286 किलोमीटर दूर बैठे एक व्यक्ति की सर्जरी की। अच्छा पॉइंट है, आप इस पॉइंट को कोट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, क्या SSI मंत्रा है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम परफॉर्म टेली सर्जरी ओवर 286 किलोमीटर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका महत्व क्या है, तो सीमित चिकित्सा सुविधाओं वाले वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी कर पाएंगे, सुगम रहेगा सबके लिए, ये सबसे अच्छा एक पॉइंट है, ठीक है। तो हेल्थ सबके लिए अवेलेबल हो पाएगा, आप समझिएगा। रोबोटिक्स के वेरियस एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, आपको वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के पॉइंट्स को यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि रोबोटिक्स के प्रयोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर किए सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में देखो, तो पहला तो आपने हेल्थ सेक्टर में क्या देखा, SSI मंत्रा, ये क्या था, ये टेली सर्जरी थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने लिखा भी हुआ है रोबोटिक सर्जरी। दूसरा हेल्थ सेक्टर में और क्या है, तो रोबोटिक प्रोस्थेटिक के माध्यम से जो एडवांस रोबोटिक अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये है रोबोटिक्स का हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन। इसके अलावा चिकित्सा सेवा रोबोट हो सकता है क्या भाई, तो कुछ रोबोट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत स्वच्छता, क्लीनिनेस को मेंटेन कर सकते हैं, रोगी की निगरानी कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन जैसे कार्यों में रोबोट सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो कोविड के टाइम पर, ठीक है, कोविड के टाइम पर जो मरीज थे, पेशेंट थे, उन तक भोजन और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में रोबोट्स का हेल्प लिया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, रोबोट्स रोगी की निगरानी कर सकते हैं, रोगी का केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, स्वच्छता साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके हेल्थ सेक्टर के
इनिशिएटिव से जो हेल्प किया सकता है। इसके अलावा वातावरण को कीटाणु रहित करने के लिए यूवी सी लाइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प का उपयोग करने के लिए भी हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। कोविड के टाइम पर इनका एप्लीकेशन किया गया है। ठीक है, वातावरण को कीटाणु रहित करना था तो ये सब एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स का यूज विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव और मेटल इंडस्ट्री में किया जाता है। बहुत क्लियर पॉइंट है। ठीक है, कुछ मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ रोबोटिक्स के, जैसे कि बंदीकूट, सॉरी इसका नाम अगर सके तो बंदीकूट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बंदीकूट ये क्या है? ये भारत में पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। आपको पता है कि हाथ से मैला ढोने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है इन सब चीज़ों से। इनको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन, सबसे अच्छा जो उपाय वो है बंदीकूट जैसे रोबोट। ये रोबोट करते क्या, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे ये एक मैनहोल है, ठीक है, ये एक सीवर का ओपन एरिया है। ये रोबोट के माध्यम से हम इस पूरे एरिया को साफ कर सकते हैं। जब ये रोबोट नहीं था, बंदीकूट जब नहीं था, उससे पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति होता था वो व्यक्ति इसके अंतर्गत खुद उतरता था और कई बार वहाँ की बदबू, वहाँ की गंदगी के कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं, वो तो एक अलग बात बता रहा हूँ, मृत्यु जाती थी। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो उनका सबसे अच्छा एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? आपका बंदीकूट जैसे मैनहोल क्लीनिंग रोबोट्स। ठीक है, इसके अलावा आप एजुकेशन सेक्टर में अगर देखोगे तो भारत में, आपने पढ़ा भी था प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पर, कि इंडिया का पहला एआई पावर्ड टीचर रोबोट्स का निर्माण किया गया। ठीक है, कौन भाई? आइरिस महोदया है ये। ठीक है, आइरिस महोदया। अब ये बच्चे जो हैं, ठीक है भाई, हमारे टाइम पर भी ऐसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स में मूर्ति पढ़ाने के लिए, तो हम लोग भी पढ़ाई करते ही करते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आइरिस जैसे रोबोट्स का प्रयोग एजुकेशन सेक्टर में भी किया जा रहा है। बंदीकूट जैसे रोबोट्स का प्रयोग क्लीनिंग, मैनहोल क्लीनिंग के पर्पज से भी किया जा रहा है। आपने इससे पहले और क्या देख लिया? आपने एसआई मंत्रा का एप्लीकेशन देख लिया। आपने और भी रोबोट्स के मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। डिफेंस सेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे इजराइल का रेक्स मार्क 2 है। आपको सर इजराइल का क्या बता रहा है, अपने देश का बताओ। तो दक्ष, डीआरडीओ का एक इनिशिएटिव है दक्ष, जो कि बम डिफ्यूज करने वाला रोबोट है। ठीक है, अब भाई समझिए ना, किसी बम को डिफ्यूज करना, कोई व्यक्ति खुद जा रहा है, कितना खतरा है। उसकी जगह पर हमने क्या किया? हमने दक्ष रोबोट को ट्रेन कर दिया, वहां पर भेजा। दक्ष रोबोट खुद जा रहा है, बमों को देख रहा है, अपना डिफ्यूज करके आ जा रहा है। ठीक है, तो दक्ष जैसे रोबोट क्या है, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, रोबोडॉग, इंडियन आर्मी में एक रोबोडॉग हमने रखा है। ठीक है, जो निगरानी और खतरनाक इलाकों में मिशन के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोबोडॉग का। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने ड्रोन दीदी जैसे इनिशिएटिव तो सुने ही सुने। इसके अलावा परिशुद्ध एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी रोबोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में एक कंपनी है एग्रीबोट की, ठीक है, तो वो एग्रीबोट के निर्माण पर काम कर रही है। तो एग्रीबोट का डेवलपमेंट भी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत करेगा। ठीक है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोविड टाइम पर आपने, मैंने एप्लीकेशन बताया ही। स्पेस इंडस्ट्री में जैसे कि आप देखिए तो व्योममित्र गगनयान में हम क्या कर रहे हैं, पहले गगन के यान के माध्यम से हम लोग को 3 लोगों को भेजना है अंतरिक्ष में। ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर 3 लोगों को भेजना है। वहां पर भेजने से पहले, लोगों को भेजने से पहले हम व्योममित्र रोबोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्योममित्र एक महिला रोबोट है, ठीक है, वहां पर भेजा जाएगा और इसके माध्यम से हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक बार टेस्टिंग करेंगे। तो ये रोबोट्स के कुछ ऐसे एप्लीकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में, जिनका एग्जांपल के तौर पर आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो। जितने मैंने एग्जांपल्स, जितने मैंने आप लोगों को नाम बताया है, वो नाम आप लोग ध्यान रखना, वही नाम आप लोग कोड करना। ठीक है, रोबोट इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी, कुछ कंसर्न भी। सबसे पहला चुनौती ये भाई, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि टेली सर्जरी बहुत इजिली यहाँ पर किया सकता है, लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑनगोइंग मेंटेनेंस का जो देखभाल है वो भी बहुत महंगा है। ठीक है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट प्लस ऑनगोइंग मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा रोबोट तो आ जाएगा, लेकिन रोबोट का प्रयोग करने के लिए हमको ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ कहाँ पर मिलेंगे, स्किल्ड वर्कर्स कहाँ पर मिलेंगे? तो ट्रेनिंग और स्किल गैप भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देखिएगा, एथिकल कंसर्न्स तो कुछ है ही है भाई। एथिकल कंसर्न्स क्या है? फिर रोबोट अगर सर्जरी करेगा, बात समझिएगा, आपको भी पता है कि रोबोट एक मशीन है, एरर होने की तो संभावना लगातार बनी है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की होगी, किसकी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी अगर रोबोट कुछ गलती करता है? ठीक है, प्लस पेशेंट क्या रोबोट को ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या रोगी, क्या आप किसी रोबोट के माध्यम से अपना सर्जरी कराना चाहोगे? संभव है कि ना कराना चाहो। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि रोबोट को देख करके नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा
रोबोट के कारण से बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं भाई, अगर सर्जरी भी रोबोट करेगा तो फिर आदमी क्या करेंगे, ठीक है। प्लस साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरर है, इशू है। फिर पता चला रोबोट कोई हैक करके कोई कुछ से कुछ गलत काम करा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न है जो कि रोबोटिक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे कंसर्न आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में काम करने के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है 2023 में, ठीक है। ये इस ड्राफ्ट पर हमको अच्छे से काम करने की रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, वो भी हेल्थ सेवाओं में, ठीक है, रोबोटिक्स के उपयोग को प्रमोट करती है, ठीक है। देखिए ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स 2023, इसके ड्राफ्ट को भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक आर्ट पार्क है। आर्ट पार्क क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, भारत का पहला ऐसा आर्ट पार्क की स्थापना किया गया है, ठीक है, जो कि इस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि रोबोटिक्स इंडस्ट्री के संदर्भ में है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बता दिया। आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसा अतिरिक्त रोबोट ध्यान में हो जिसका एप्लीकेशन भारत में किया जा रहा हो, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक जो क्वेश्चन देने वाला, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इससे पहले भी यूपीपीसीएस के मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और रिसेंट में जो विवाद चल रहे हैं, विवाद कैसे भाई, आपने सबने देखा, इंडिया गॉट लेटेंट का विवाद आपने देखा होगा। अभी आपने देखा होगा कि एक फिर से एक कॉमेडियन साहब हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट साबित करते हुए, कुणाल कामरा जी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी, देखिए ठीक है, अब ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा से बना, और यही आपको डिस्कस करेंगे, आपको समझना है कि एक पॉलिटिशियन पर ऐसे कमेंट करना जोक के नाम पर, क्या ये सही है, क्या यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी। इन सब के अतिरिक्त हमारे 2 इनिशिएटिव और चल रहे हैं, आपको पता भी होगा। एक प्रयास जो कि हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और एक यूपी पीसीएस का मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। इन दोनों इनिशिएटिव आप लोग जुड़ जाइए। बाकी मेंस को लेकर अगर कोई समस्या आती है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।